लिख लिया? आपने लिख लिया? ठीक। ये 3 चीजें होती हैं। पहला हमने अभी देखा है इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। यानी हर एक क्वेश्चन की ना यही संरचना होगी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और देखिए जो मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ ना, ये जो आपको क्वेश्चन है ना, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, आपको इसमें हेर फेर नहीं करना, हमेशा याद रखना। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी सब्जेक्ट हमारे बीपीएससी से रिलेटेड है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे बगल में चाहे यूपीएससी वाला बच्चा बैठा है या यूपी वाला बैठा है या किसी स्टेट वाला, हम इन टॉपिक के जो भी पीएससी में आपके टॉपिक है उन टॉपिक पे आपको सब सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आपको सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, ये एरिया नहीं करना क्योंकि बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है। आपको एथिक्स वाला एरिया है, एथिक्स है, नैतिकता है, ये बीपीएससी में नहीं पूछा जाता, इस पे नहीं करने हैं क्वेश्चन। पर जो एरिया बीपीएससी में जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारे आपको लगाने हैं, चाहे पीटी है या मेंस है, हाइट तभी होगी बराबर है। ठीक है, अगर आप अपने आप को सिर्फ बीपीएससी तक कन्फाइंड करेंगे ना तो फिर चीजें अलग हो जाती, क्योंकि आपके बगल में क्या रहेगा ना, देखिए आप पेपर देने जा रहे हैं, आपके बगल में जो बैठा है वो बच्चा किस चीज का है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, उसने खुद कितना ही फन्ने था, समझ रहा है खुद को। अगर आपने उस एरिया में उसको नहीं जाने देते, उसको क्या रहेगा ना, उसको हिस्ट्री का तो पता है पर उसको बिहार हिस्ट्री का नहीं पता है। हिस्ट्री के एरिया में अगर आपने यूपीएससी के सारे क्वेश्चन लगा दिए, यूपीएससी के लगा दिए, बीपीएससी के लगा दिए, आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, उसका स्कोर हमेशा आपसे कम रहेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना शुरू से लेकर लास्ट तक। और मैं बात करता हूँ, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, लास्ट में आएगा मेरा एरिया सबसे, ये चीज होती है, मैंने बोला ना स्ट्रक्चर है। जब आप संडे को आएंगे तो मेंस की बात कर रहे हैं, पीटी की बात फिर कभी करेंगे। मेंस के क्वेश्चन आप इन तीनों एरिया, किस किस के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके पास? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास। देखिए बीपीएससी का ना आप पीवाईक्यू ले आइए सोल्ड, और ये ले आना मेंस का, फिल्म्स का नहीं लाना, सिर्फ मेंस का लाना आप। ठीक है, ले आइए, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है ना आप सारे पढ़ के आना, और जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होंगे उन पर हम बात करेंगे। तो हम तभी आप संडे को ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। ये है आपने संरचना, क्या हमने बताया, इनके 3 पार्ट होते हैं, आपको तीनों पार्ट का है। सेकंड रहता है आपका अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ये संडे को आप पढ़ के आएंगे ना तो ये तब बात करेंगे। एक क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ तोड़कर कि कैसे क्वेश्चनों को समझ किया जाता है। तीसरा रहता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या रहता है? ठीक है, कुछ और बताएंगे आप? मैंने कुछ रैंडमली क्लास रख दी इसलिए आप नहीं बता पाए। देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक क्वेश्चन ना, प्रेजेंटेशन का होता है प्रस्तुतिकरण। इसमें ना क्या रहता है, इसमें जो आपका क्वेश्चन है ये आपको पेज मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे ही है ना पेज, आप तो ऐसे ही होगा ना, आपका पेज ऐसे ही कुछ होता है, जैसे टेढ़ा पेज हो गया, ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। ठीक है, एक पेज ये है, दूसरा हम ऐसे 3 एग्जांपल लेते हैं। अब आप एज्यूम करना आप कैसे लिख रहे हैं, मैं प्रेजेंटेशन की बात बता रहा हूँ, इसमें से ना आप अपना डिसाइड करना आपने कैसे लिखे हैं अभी तक क्वेश्चन। दूसरे बच्चे की कॉपी ये है, तीसरे बच्चे की कॉपी ये है,
ये 3 कॉपियां आपके सामने। फर्स्ट की ये है। अब ये बच्चा क्या करता है, ये यहाँ से ना क्वेश्चन यहाँ लिखा है क्वेश्चन, ये यहाँ से आंसर लिखना शुरू करता है, ये यहाँ से पैराग्राफ बनाने लगता है, ऐसे 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 यहाँ तक, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करता है। फिर इसके बाद ये तीसरा पैराग्राफ शुरू करता है। फिर ये चौथा पैराग्राफ शुरू करता है। यहाँ तक बनाता है। पहला बच्चा ऐसा करता है। ये कैसे लिखता है, ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखता है। आप में से हाथ उठाना कौन सा किस तरह लिखता है, मैं तीनों लिखने के बाद बताऊंगा। दूसरा बच्चा एक ऐसे लिखता है, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर लिखना शुरू किया, वो ऐसे करता है, वो ना एक पैराग्राफ बनाएगा, ऐसे ऐसे करके ना ये पैराग्राफ बना देगा ऐसे। फिर इसके बाद एक हेडिंग दिया, इसके बाद पॉइंट, फिर एक हेडिंग, फिर पॉइंट, फिर इसके बाद एक हेडिंग, फिर पॉइंट, फिर हेडिंग, फिर पॉइंट, और फिर क्या रहता है, अगर मान लो उसको कंक्लूजन लिखना है तो यहाँ पर वो कंक्लूजन लिख देगा। दूसरा बच्चा ऐसे करता है, ठीक है। जो तीसरा बच्चा रहेगा वो कैसे करेगा, तीसरा बच्चा ऐसे करेगा, क्वेश्चन का आंसर लिखना, ये है क्वेश्चन है, आंसर है। ये क्या करेगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर लिखने लगा है, ये ना ऐसे करके ना, ये ऐसे, इसने एक इंट्रो दिया, इसके बाद इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक लाइन लगाई, यहाँ पर कोई मैप वगैरह बनाया, मान लो इंडिया का मैप है या फिर बिहार का मैप है, या कोई भी इसने मैप बना दिया, जैसे मान लो इंडिया का मैप है। इसके बारे में आपने लिखा, फिर यहाँ से उसने एक हेडिंग दिया, फिर यहाँ पर उसने दूसरा हेडिंग दिया, फिर तीसरा हेडिंग दिया, फिर यहाँ से मान लो उसके पास टाइम कम बचा है, तो यहाँ से उसने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे 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 करके उसने बना दिया। हो सकता है वो ऐसे करके बना दे, काफ़ी तरीके होते हैं। ये साइकिल बनाया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखा, तीनों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा, ये पेपर कॉपी का मैं इनका नंबर डाल देता हूँ। पेपर कॉपी का इसका नंबर है 3, एक बच्चा ये है, सेकंड बच्चा ये है, और एक बच्चे ने ये बनाया। प्रेजेंटेशन आपको किसका ज़्यादा अच्छा लगा, थर्ड वाला। आपको 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 सारे अच्छे लगे, सेकंड, ठीक है, आपको सेकंड, आपको आपको ठीक है, आपको ठीक है, सेकंड। देखिए थर्ड और सेकंड ये क्या रहता है ना, यही मैं बता रहा हूँ, जो आपका खेल है ना, मैंने एक आपसे ना क्वेश्चन किया, जब स्टार्टिंग आपकी क्लास में मैंने ये बोला, एक 40 साल का भी देता है बच्चा, 21 साल का भी देता है, 21 साल वाले का निकल जाता है, 40 साल वाले का नहीं निकलता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ये वाला खेल है जो मैंने अभी बताया। हो सकता है जो पहले वाला बच्चा है ऐसे लिख रहा है, यहाँ पर जो एग्जामिनर होगा ना, वो उसका आंसर ढूंढने लगेगा, उसको सिर में इतना दर्द हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। उसने लिखा है, पर इसमें आप पूरी कितनी को भी पढ़ेंगे, आप एक बार ना उसका पेन समझ के देखिए कि जो एग्जामिनर है, आपको ये पता है एग्जाम कौन चेक करता है आपका पेपर, प्रोफेसर होते हैं। उनके लिए जब आपने कभी उसका जब आवेदन निकलते हैं, आपने कभी देखा है, कभी सुना है? देखिए जब जो रिक्रूटमेंट होती है ना पेपर चेक करने के लिए, उस रिक्रूटमेंट में ना कुछ क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ये मांगी जाती है या तो उसको 10 से 15 साल उसको किसी सिविल सर्विस में
उसको अनुभव हो कॉपी चेक करने का। पहली क्वालिफिकेशन ये रहती है। दूसरा ये रहता है किसी गवर्नमेंट सर्विस में वो प्रोफेसर लेवल पर रहा है। तीसरी ये रहती है उसको रिसर्च लेवल का उसको पता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन वगैरह में रेपुटेड में रहा है। अब मान लो आपका हिस्ट्री का पेपर है, पॉलिटी का पेपर है या ज्योग्राफी का पेपर है, तो आपके कितना है, एक जो पेपर सेट होगा उसको सेट करने और पेपर चेक करने के लिए कौन मिलेगा आपको? हिस्ट्री का प्रोफेसर मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, पॉलिटी का प्रोफेसर मिलेगा, क्योंकि वही तो रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में से मान लो यहाँ पर 500 लोगों ने आवेदन किया, उनको रिक्रूटमेंट तो 50 का ही करना है ना। उनमें से जो सबसे अच्छे होंगे, जिनका सबसे अच्छा उस लेवल का होगा अंडरस्टैंडिंग, उन्हीं को तो रखेंगे ना, और वही आपकी कॉपियां चेक करेंगे। और इतनी उम्र का जो 15 से 20 साल जो जॉब कर चुका है, वो बेचारा ये मान लो रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाल बच्चे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो जब वो व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करेगा, आपके लिए वो जीवन का आधार है कि भाई वहाँ उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। उसके लिए तो एक टास्क है ना कि भाई आज का नौकरी है, उसकी नौकरी आज है, आज सुबह आकर बैठेगा, आपकी कॉपियां चेक करेगा, उसको एक सैलरी मिलेगी, उसके बाद जाएगा। अगर आप उसको पैनिक करने ऐसे ऐसे उसको लिखना शुरू कर देंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? कुछ नहीं बीतेगी। वो ये करेगा, अरे यार सिर दर्द कर दिया, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे तो काम करते रहते हैं, सिर दर्द कर दिया, लमसम वो जितने आपको ऊपर से राइटिंग भी एकदम बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल आपकी राइटिंग आप ही समझ पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो एक लमसम से आपको नंबर देता जाएगा। हो सकता है इसका 1 दे देते हैं, इसका पता नहीं, लिखा तो है, क्या लिखा है, इसके 2 नंबर दे देते हैं। चलिए ठीक है, इसका ठीक है लिखा है 1 नंबर इसका दे देते, आधा नंबर इसका दे देते हैं। क्या नंबर आया? जबकि हो सकता है इसने सबसे अच्छा कंटेंट दिया है, जो ज्यादा उम्र वाला है, जिसका नहीं हो रहा है ना। आप मैक्सिमम में ना एक कमियां देखना बच्चों में, उनमें क्या रहेगी, कभी भी कोई काफी सीनियर आपको लड़का मिले या कोई भी अच्छा खासा उम्र वाला मिले, उसका ना प्रेजेंटेशन लेवल ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ये रहता है प्रेजेंटेशन। जब आप आंसर लिखते हैं ना, उसके लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है पूरा जो आंसर होता है ना, ये 2 चीजों के ऊपर खड़ा होता है। इसमें ना सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, यही इसके पिलर होते हैं आंसर के। पिलर, आधार स्तंभ बोल सकते हैं हम इसको। ये इसके आधार स्तंभ होते हैं। आप किसी भी टॉपर की कॉपी उठा लेना, या फिर आप किसी भी जो वहां से उस स्टेज से गुजरा है किसी से बात कर लेना, इसके ना 2 ही आधार स्तंभ होते हैं। पहला होता है कंटेंट। कंटेंट इसको बोलते हैं विषय वस्तु, और दूसरा होता है इसका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम यहाँ पर ना इसको क्या बोलेंगे, इसको हम साइंस वाला पार्ट सारा मान लेंगे जो हम बोला। इसी में आपका प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा, इसी में जैसे मेन बॉडी कंक्लूजन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, पर इसका एक समग्र रूप से हम नाम लिखते हैं प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कैसे प्रस्तुत किया गया है आपके सामने, कैसे प्रेजेंट किया गया है आंसर। एक आदमी ना खाना बनाता है, आप खाना हर रोज खाते हैं, कभी ना ऐसा करना थाली में ना खाना रख के ना सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर उड़ेल देना, तब देखना आपको हो सकता है बहुत अच्छा खाना बना है, आपको खाने तक का मन नहीं करेगा। और हो सकता है बहुत अच्छा नहीं बना, आप सारी चीजों को अलग अलग रख देना, खाना खाने का मन करेगा। तो सेम यहाँ होता है, एक होता है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट ही कमजोर है, अगर आपको कंटेंट कमजोर का है, अगर आपको उस सब्जेक्ट की समझ ही नहीं है, अगर आपको मान लो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या टॉपिक हुए हैं आप ये बताइए मुझे। आपका कौन कौन सा टॉपिक हुए हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई टॉपिक है? मैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, न मैं पढ़ाऊंगा, मेरा टॉपिक भी नहीं है। मैं आपको ना ये बताऊंगा कि उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे डील किया जा सकता है। क्वेश्चन बताना है कौन कौन सा टॉपिक हुए हैं। तेज बोल के ना। अच्छा, दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत तो काफी बड़ा है। जब हम देखते हैं उसमें तो पहला आक्रमण होता है इल्तुतमिश से शुरू होता है। इल्तुतमिश है,
हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक है, वहां से शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, और लास्ट में आपका जाता है तुगलक तक जाता है, तुगलक और खिलजी। तो आपका कहाँ तक हुआ है? अच्छा कंप्लीट होगा, ठीक है ठीक है, ये आपका हो गया हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका कहाँ तक हुआ है? क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो गया। अगर आपका क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान कंप्लीट हो, जलवायु विज्ञान, अगर आपको देखिए दिल्ली सल्तनत का मैं बात करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक हैं एक अच्छे शासक थे या नहीं है, नहीं थे मोहम्मद बिन तुगलक एक कैसे शासक थे? ठीक है, मैं एक सिंपल है, मैं मुझे नहीं पता कैसे शासक थे, पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जलवायु वायु दाब पेटियों के बारे में पूछा जाए, वायु दाब पेटियों का वर्णन कीजिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि प्रेशर बेल्ट वायु दाब पेटी यानी प्रेशर बेल्ट कौन कौन सी है, कौन सी सेल कहाँ पर काम कर रही है, आप कितनी प्रेजेंटेशन बना लो आपको कोई नंबर नहीं मिले। कहीं अगड़म बगड़म कुछ लिखते आइए, आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा तो वो क्या करेगा ना, वो अगर आपने 38 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको 10 से लेकर 12 नंबर देकर चला जाएगा। 10-12 नंबर में आपका होने वाला नहीं है, फिर पढ़ते रहिए। अगर आपको कंटेंट है, यानी अगर आपने जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा है, आपको पता था कि वो कैसे शासक थे, उनकी जो पॉलिसी है वो कैसे थी, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है, कहने का है कि जो आपके सर पढ़ा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, अगर आपको उसका कंटेंट ही नहीं पता है तो नंबर नहीं आने वाले। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो आपके पास पहली बात है कंटेंट है। जो ज्यादातर जो उम्र वाले बच्चे होते हैं उनके पास ना कंटेंट भर भर के होता है, वहां उनके पास कोई कमी नहीं रहती, वो किताबें पढ़ते रहते कंटेंट होता है। पेज आते हैं सेकंड प्रस्तुतिकरण, वो प्रेजेंटेशन में मार खा जाते हैं। जब प्रेजेंटेशन वो अच्छा नहीं कर पाते तो उनकी कॉपी बहुत अच्छे से जांच नहीं हो पाती, इसलिए उनका रुक जाता है। अगर आप क्या करते हैं कंटेंट अगर आपका बहुत अच्छा है क्वेश्चन, तो आपको 38 नंबर में ही तो लिखना है ना मैक्सिमम। 38 नंबर होता है 4.5 पेज, इसको आप लिखना चाहे ना तो आप लिख लें। जो क्वेश्चन आपके आते हैं 8 मार्क्स 7 मार्क्स, सॉरी इसके आते हैं आपके 7 मार्क्स 8 मार्क्स और 38, ये अभी आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। 7 नंबर वाले में 125 वर्ड लिखना है, 8 नंबर वाले में 150 और 38 में 4.5 पेज, इसको 450 वर्ड। इसमें आपको लिखना होगा 1.5 पेज, इसमें 1 से 1/4 ये पेज रहता है। ये हो गया आपका। जो आपको जो 38 नंबर के जो क्वेश्चन लिखने को दिए जाते हैं, आप कितने पेज लिखते हैं? मुझे नहीं लग रहा है आप में से कोई भी 3 पेज आपको देते हैं, 3 पेज यानी कि 6 पेज देते हैं। किसी ने भी कोशिश किया है कि वो 38 नंबर वाला क्वेश्चन है 4.5 पेज में लिखे? 1 2 3 4 और हाफ पेज, ऐसे हाफ खड़े पन्ने माने तो इसको 2 एंड ये मान, किसी ने कोशिश किया है? इसका होता है आप कंटेंट, कंटेंट लेवल पर कैसे काम कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, जो बड़े वाला क्वेश्चन होगा ना, बड़े वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट मिलेंगे, पहले में एक बात पूछी जाएगी, दूसरे में दूसरी पूछी जाएगी। मैक्सिमम यही देखा जाता है। जो छोटे वाला क्वेश्चन होगा ना उसका एक ही पार्ट रहेगा आपका, सिंगल पार्ट। वो अभी आगे ना क्लासेज में बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके कितने नंबर के हैं और कितने कितने वर्ड में लिखने हैं। ये तो जो बच्चे हैं ना, ये प्रेजेंटेशन वाले में अगर आपका कंटेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो पहली बार में निकल जाएगा। और मैंने ये बताया कि अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने पूरा पीएचडी कर दिया एक कंटेंट के ऊपर, आपको पता है एक शासक के ऊपर या एक सूफिज्म है, सूफिज्म करवाया है ना आज सर ने,
किन किन थिंकर को करवाया है? सुफिज्म में किसी का नाम लिया होगा सर ने, किसी का? किन का? थोड़ा तेज बोलिए ना। ठीक है, ठीक है। चिश्ती जो सिलसिला है, चिश्ती के ऊपर ही पूरे रिसर्च हो जाती है। जो उर्दू वाले छात्र होते हैं वो पूरी रिसर्च कर देते हैं, चिश्ती क्या है, उसके ऊपर पूरे 5-6 साल अपना खपा देते हैं। आपको तो क्या करना है, मैंने ये बताया, अगर चिश्ती के ऊपर आपसे क्वेश्चन ये कितना है 7 नंबर में पूछ लिया, फिर आप क्या करेंगे? रखे रहिए पूरी रिसर्च। हाँ, अगर चिश्ती है, मोहम्मद चिश्ती सिलसिला है, जो जो चिश्ती है या फिर सूफीज्म है, अगर उसके ऊपर बच्चे रिसर्च कर लेते हैं, पूरी पीएचडी कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा घुस के पढ़ रहा है, कोई सोच रहा है कि इसी के ऊपर सब कुछ कर लेते हैं, पूरी रिसर्च कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे 7 नंबर में, फिर आप क्या करेंगे? कोई मतलब ही नहीं रखता बहुत ज्यादा पढ़ने का। आप समझ गए? मैं ये बोल रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम नहीं पढ़ना है। अगर आप बहुत कम पढ़ेंगे तो आपका कंटेंट वीक हो जाएगा, सिंपल है। बहुत कम पढ़ेंगे, आप पढ़ते ही नहीं है, कंटेंट लेवल पर आप लूज कर जाएंगे, आपका वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, पढ़ लें, पर जब पूछा ही 7 नंबर में जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? 8 नंबर में पूछा जा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 38 नंबर में पूछा जा सकता है। यही तो है, 38 से ज्यादा तो नहीं पूछा जा रहा है आपसे। जब 38 नंबर में मैक्सिमम हम ये तैयार करके चलेंगे हर क्वेश्चन को, ये 38 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने अच्छा खासा कंटेंट तैयार कर लिया। अगर 38 वाला क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ लिया, 7 नंबर में पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? उसके मेन पॉइंट को लिख देंगे। यही तो होता है ना। अगर मूवी होती है 3 घंटे की, होती है 2 घंटे की, अगर वही मूवी छोटी करनी है तो उसको क्या करते हैं, उसको उसके मेन पार्ट दिखा देते हैं। यही यहाँ करना है, 7 नंबर और 8 नंबर में यही करेंगे। और अगर 38 नंबर में भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे इंट्रो, एक भूमिका बनाएंगे। इंट्रो कितने होता है? इंट्रो रहता है आपका, इंट्रो बनेगा आपका 15% पार्ट प्ले करता है। इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। मेन बॉडी होगा यहाँ पर, इंट्रो को बोलते हैं इसका परिचय, और इसको ही बोलते हैं इसकी भूमिका। इसके बाद रहेगा मेन बॉडी, मुख्य भाग। फिर रहेगा आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष। ये मैंने आपको लिखवाए हैं, तो जहां भी आपने इंट्रो लिखा वहां लिखे किसी भी क्वेश्चन में 15% पार्ट से ज्यादा। अगर क्वेश्चन है 450 वर्ड का, 450 वर्ड का है, बताए ना 38 मार्क्स का है, तो इसका आपको इंट्रो लिखना है 15%। 15% से ज्यादा आपका इंट्रो नहीं होना चाहिए, 1 से 2 पैराग्राफ यानी, ठीक है। इंट्रो इतना होना चाहिए। मेन बॉडी कितना होता है? कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन होता है आपका 10%। इंट्रो से 5% कम रहेगा कंक्लूजन आपको। मेन बॉडी रहेगी 75%। हो गया। जो 75% आपको तो यही करना है ना, 75% इसमें से निकाल दे, कितना हो जाएगा आपको? इसमें 375 के आसपास वर्ड लिखने हैं। 375 वर्ड में आपको उसका पॉजिटिव भी लिख देना है, नेगेटिव भी लिखना है, करंट से भी लिंक करके लिखना है, सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ पर जो ये पूरा खेल होता है ना, ये खेल ये रहता है, आप कंटिन्यू में जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जैसे मैंने आपको टोका, आपका सारा क्लास का खेल चलता है, सच बता रहा हूँ। अगर कई टॉपिक ऐसे लगेंगे, जैसे आपको मैंने शायद 1-2 बार बोला है, कई टॉपिक ऐसे लगेंगे आपको ये लगेगा कि क्लास का कोई काम का नहीं है, पर वहाँ क्या होगा, वो आपका ब्रेन होगा, वहाँ आपका माइंड काम करेगा कि आप उसको कैसे लिंक कर रहे हो उस टॉपिक से। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको करंट का कौन सा एग्जांपल दे? अभी आपका आर्किटेक्चर वाला पार्ट नहीं हुआ है, नहीं तो मैं मंदिर का कोई एग्जांपल देता, जैसे राम मंदिर का एग्जांपल देता। अभी आपको जैसे जाति जनगणना हो रही है बिहार में, एक सिंपल सा एग्जांपल है, अभी बिहार में जो कुछ हो रहा है,
सरकार जैसे बदल रही है, कोलिशन गवर्नमेंट है ना, गठबंधन सरकार है, एक सरकार का दूसरे से गठबंधन टूट रहा है, तीसरी सरकार बन रही है, यही तो हुआ है ना अभी। तो इसमें क्या रहेगा, जो आप रिसेंट के जो एग्जांपल दे देंगे तो इससे ना क्वेश्चन का आंसर काफी ज्यादा उठ जाएगा। अब कोलिशन गवर्नमेंट पर अगर आप दे रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में 1968 के एग्जांपल, 1967 के बाद इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी थी, 1976 के बाद के आप एग्जांपल दे रहे हैं, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, कोई मतलब नहीं है। करंट के आप एग्जांपल कैसे दे रहे हैं? अगर आप मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप सर पढ़ाएंगे आपको वहां पर ये पढ़ाएंगे कि मंदिर होते हैं, मंदिर कैसे बनते हैं, आपकी नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है, बेसर शैली क्या होती है, तो उनके बारे में ना उनको आप लिंक करेंगे नागर शैली को। आज के मंदिर से राम मंदिर बना है अयोध्या में, कहीं ना कहीं नागर शैली से इन्फ्लुएंस है। ये चीजें आप लिंक करेंगे ना, ये सारी चीजें आप लिंक कर रहे हैं, आपने कहीं किताब में नहीं पढ़ा है पर आपने लिंक कर दिया। अगर आपने जैसे सूफिज्म है, आपका एससी का क्वेश्चन आ गया, आपने सूफिज्म अच्छे से किया, आपने उसका लिंक कर दिया। आपने जैसे वायुदाब पेटियां पढ़ी हैं, अभी पढ़ी है ना, प्रेशर बेल्ट पढ़ी है, आप बोल रहे हैं ज्योग्राफी में पढ़ा है प्रेशर बेल्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन करवाया है आपको? ठीक है, आगे करवा देंगे सर, नहीं प्रेशर बेल्ट करवाया है आपको, टेम्परेचर इन्वर्जन करवाया है कि ताप, ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, हाँ ताप, ये वही कर्मण, कि जो टेम्परेचर होता है वो कैसे अलग तरह व्यवहार करता है। अगर आपने उसको कहीं लिंक हो रहा है तो आप लिंक कर देना उसको। ये ना जो आंसर राइटिंग का ना, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना के लिए तब शुरू होता है, पर उसके लिए हल्का हल्का हम आपको पहले बताना शुरू कर देंगे, और ये चीजें होंगे ना, ये लिंक होने शुरू हो जाएंगे, और लिंक होकर आपको जब सारी चीजें आप लिख रहे हैं तो आपके पास ना कंटेंट की याद रखना, जब आप मेंस लिखने जाएंगे ना, जब भी जाएंगे आप, पता है क्या होता है, मेंस का सिर्फ सिर्फ 7 दिन की तैयारी होती है, सच बता रहा हूँ। जब आप मेंस लिखने जाएंगे ना तो वहां पर क्या होगा ना, जो आपने पढ़ा है, जो क्लास में पढ़ा है ना, वहाँ सारी चीजें याद आती है, और आपका दिमाग ना वहाँ 360 डिग्री काम करता है, अपने आप सारी चीजें लिंक कर देंगे। तो ये मुझे पता है कि अगर आप ढंग से क्लास कर लेंगे ना, ढंग से क्लास कर लेंगे तो आपके पास इस लेवल पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस इसका ये रहता है क्लास में, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल में करवाया जाता है, हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं आ रहा है ना, तब भी कुछ ना कुछ लिखाएंगे, ये रहता है। तो ये होता है कंटेंट। दूसरा रहता है, मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रेजेंटेशन क्या आपका प्रेजेंटेशन ऐसा है, इस कॉपी को आप पहले ही हटा देना, ठीक है, ऐसे कोई मत लिखना। ये कॉपी अगर ऐसे लिखना है तो ये आपकी एसए में चलेगी, निबंध में। निबंध में ना अलग शैली का प्रयोग किया जाता है, वो हम आपको जब निबंध की क्लासेज होगी ना तब सर बाकी करवाएंगे आपको। ये सिर्फ निबंध में चलेंगे, जीएस में इसको पूरी तरह खारिज कर देना। सेकंड रहता है, हाँ चलेगी कॉपी है। ये जो सेकंड वाली कॉपी है ना, ये भी ठीक है, कोई बुरी नहीं है, नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हैं। पर मैंने बोला ना, वो एक अलग लेवल का खेल चलता है मेंस में। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ना, जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे मेंस के, उस दिन ये सारी बातें आपको याद आएंगी, क्योंकि 3 घंटे का खेल है, अनंत समय नहीं रहता है, इस चीज का याद रखना। और जो भी बच्चे मेंस लिख के आते हैं ना, हर एक बच्चा ये रोता है, अरे सर मेरा तो पेपर छूट गया। जिसका भी पेपर छूटता है उसकी रैंक, या तो पहले 3 चीजों में वो फॉल करता है, या तो उसका इंटरव्यू कॉल नहीं होता है, इन केस उसने बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है तो उसका इंटरव्यू कॉल हो गया है, तो उसका क्या रहेगा, उसका इंटरव्यू कॉल हो गया तो उसको रैंक अच्छी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर उसको रैंक अच्छी, रेयर चांस होता है मिल जाए, नहीं तो अच्छी नहीं मिलती है। जैसे अभी एक बच्चा आया था, उसको 171 मार्क्स थे उसके एसए में, कल परसों शायद आपने फोटो देखा होगा, आपसे तो मिला था वो। वो आपको क्या बोल रहा था तब, वो बता रहा था, तो वो नीचे बैठा था बच्चा, क्योंकि आप
वो आता आपकी क्लास में भी आता, 1 बजे की ट्रेन थी इसलिए निकल गया था, फिर आएगा। उसके ना ऐसे में ना 171 मार्क्स बहुत अच्छे माने गए हैं। ऐसे अच्छे नंबर थे उसके काफ़ी, तो 171 मार्क्स थे। उसका ना 30 नंबर का पेपर रुक गया था, फर्स्ट पेपर। उसकी 225 रैंक थी। अगर वो 30 नंबर का भी कराता तो क्या होता? हो सकता है उसकी पहले दूसरी आ जाती। आपने काफ़ी टाइम पहले आपसे बात हो रही थी, वो यही बोल रहा था ना कि मेंस के पेपर पूरा करना काफ़ी ट्रिकी रहता है, आपसे शायद कुछ बोला था ऐसा? तो मेंस का ना ये हमेशा रहता है। दूसरा ये रहता है कि वो कोइंसिडेंस है कि ये बच्चा उस टाइम आ गया था, सुबह आंसर चेक करवाने आया। दूसरा है, एक पिछली बार ना एक बच्चा था, वो उसकी रैंक थी 202 है, इसके आस-पास है, प्रभाशंकर मिश्रा है। उस बच्चे ने भी शायद आप उस दिन बैठे थे या नहीं? थे उस दिन? हाँ, वो भी यही बोल रहा था कि उसका पेपर कुछ रह गया था 7 या 8 नंबर का, अगर उसका नहीं होता तो उसकी 202 की बजाय ना उसको अब उसको मिला है एमईओ। अगर उसके नंबर उसके नहीं रुकता, 7 नंबर का नहीं होता, तो उसको एचडीएम मिल जाता। देखिए ये खेल चलता है आपका, समझ गए? एक बच्ची है, वो है संस्थान की, तो उसका क्या है, उसका एक क्वेश्चन उसका सिर्फ क्या किया, उसने एक पॉइंट नहीं लिखा डीआई वाले सेक्शन में, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले में, सिर्फ उसने 1000 नहीं लिखा जहाँ लिखना था, इस वजह से उसके 4 नंबर काट लिए थे। और पिछली बार इसका उसका अब की बार उसका हुआ है 68 में हुआ है, तो वो कभी आएगी इधर, आएगी ना, अभी उसकी तबीयत खराब है, वो जब आएगी ना उससे पूछना, वो 68 वाले में उसका क्या है, ये 68 के रिजल्ट है ना अभी, तो इससे पहले जो 67 वाला है ना, 67 में 1 नंबर से उसका इंटरव्यू रुका था, 68 वाले में उसका सिलेक्शन हो गया। पर देखिए यहाँ खेल मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक एक नंबर का मैं तो बता रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ जो ये सारी चीजें है ना, आप अब नहीं ध्यान देंगे तो जिस दिन आप पेपर लिख के आएंगे ना, ये सारी बातें आपको हर बात रिकॉल होगी, उस टाइम आप भूलना चाहेंगे ना तब भी नहीं भूलेंगे ये। तो यहाँ स्टार्टिंग से क्यों ना अभी से, अभी आपके पास है 30 सितंबर को आपका पीटी है, 30 सितंबर को पीटी है, इसके बाद आपका 3 जनवरी है, 3 जनवरी से आपका 2025 को आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो मेंस की तैयारी करेंगे ना तो पीटी निकल जाएगा, ये श्योर मानना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे ना, देखो आंसर राइटिंग वहाँ क्या है, आपके सामने 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, यही है ना, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर सामने है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती ना भाई, आपको उन चारों में से तो छाट के लिखना है। मेन तो खेल यही चलता है ना, आपको क्वेश्चन आपके सामने, आपको सोच सोच के लिखना है, वहां आपको याद करना पड़ता है, और याद करना पड़ता है तो संडे का जो आपका पेपर होता है ना, उसको किसी भी हालत में मिस मत करो, कुछ करो पर उसको मिस मत करो, मैं तो यही बोलूंगा। इन केस अगर आप संडे को नहीं लिख पाते हैं तो आप मंडे को लिखो, अगर आपने लिख दिया, क्योंकि देखो आपका जो पहला स्टेज है ना, जो आपके संस्थान ने जो डिजाइन कर रखा है, पहला स्टेज ये ऐसा है, पहले स्टेज में ना आपको ना, जैसे ये है जो आपका क्लासरूम वाला है, क्लासरूम का जो वीकली टेस्ट है ना, वीकली टेस्ट में आपको, शायद मैंने आपको बताया था ये बात, वीकली टेस्ट में आपको फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी अभी आपका चल रहा है, भौतिक भूगोल चल रहा है, सूफिज्म चल रहा है, एंशिएंट, और इससे पहले वाला जो ज्योग्राफी वाला, इससे मेंस में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप देखेंगे ना बीपीएससी में 2000 से पहले 1998 और इससे पहले बीपीएससी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इस तरह के क्वेश्चन, पर अभी तक नहीं आए, पिछले 23 साल से नहीं आए हैं, पर आपके वीकली टेस्ट में आपको मिल रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके वीकली टेस्ट में आपसे हर वो एरिया करवाया जा रहा है बीपीएससी में, चाहे आया है या नहीं आया है। तो अगर आपको हर एक एरिया से आपने क्वेश्चन आपने लिख लिए, तो बीपीएससी चाहे कहीं से चला जाए, कहाँ जाएगा, कहीं तो घूम फिर के वहीं रहेगा ना, तो कहीं चला जाए, आपने हर एक एरिया पर आपने वीकली टेस्ट में आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिया, तो आपको हर एक एरिया की समझ हो गई, वो पीटी के लिए भी है और मेंस के लिए भी है, तो यहाँ पर आपकी समझ होगी। पहला है जो सेकेंडरी लेवल है आपका, जो मेंटरशिप है, मेंटरशिप में क्या रहता है, इसमें ना जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं, ये सारे के सारे आपको मेंटरशिप में मिल जाएंगे। ये बच्चा लगा रहा है, ये आप भी लगा रहे हो, तो मेंटरशिप में ना आपको जितने भी पिछले साल के, उसकी तो आपको सोचनी नहीं है, उसके जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन है सारे मिलेंगे।
प्लस इसके अलावा वो क्वेश्चन मिलेंगे जहां से आयोग पूछ सकता है बीपीएससी 70। सेकेंडरी लेवल में ये रहेगा। जब आप टर्शियरी लेवल पर चले जाते हो, जब आपका मेंटरशिप भी कंप्लीट हो जाता है, आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम ये क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पीवाईक्यू तो आपके रहेंगे, यहाँ 20% के आसपास ही पीवाईक्यू रहेंगे। मैक्सिमम आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जब 3 स्टेज हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इसको वीकली टेस्ट को छोड़ रहे हो, यहाँ श्योर छोटे चुनौती आएगी आपको। अगर इसको छोड़ रहे हो तो यहाँ चुनौती आएगी। और लास्ट टाइम ऐसा कोई नहीं है कि जो ऑन द स्पॉट प्रिपेयर हो सकता है। हाँ, उसका एक तरीका हो सकता है, अगर आप यहाँ किसी प्रोग्राम को छोड़ते हैं तो अगले साल फिर 71 के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ आप सब 70 में ही हो जाए आप। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्या है, जो ये कॉपी है ना, ये कॉपी है, मैंने ये इसलिए बताया आपको ये खेल कैसे चलता है। वहां ना टाइम मैंने बताया, एक एक नंबर का मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको। इसमें क्या है, ये आप ऐसे लिखना, पर आपको मैंने बताया समय कम पड़ता है, अनंत समय नहीं होता है। 3 घंटे का होता है पेपर, और 3 घंटे का पेपर होता है ना, पैराग्राफ में तो छोड़ दिया। अब आप कैसे लिख रहे हो, इंट्रो मैंने बताया, मेन बॉडी, एमबी और कंक्लूजन, यही 3 चीजों का खेल हो रहा है ना पूरे में। अगर आपके पास कम समय मिलता है, कम समय बचता है, कैसे बचेगा कम समय, 5-10 मिनट तो आपका वो खा जाएगा, जो आपको अटेंडेंस भरवाने आते हैं ना, 10 मिनट वो आपके खा जाते हैं। कॉपी आगे मिल गई, पीछे मिल गई, ये है वो है, ऐसे करके ना। और हर एक क्वेश्चन पर आपको सोचना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन है तो 8 से 10 मिनट ये खा जाएंगे, टोटल मिलाकर 20 मिनट तो ऐसे ही चली जाती है, हर किसी की चली जाती है। फिर रहता है मारा मारी टाइम की। और जब आप हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या होता है, बच्चे ना इसी में उलझ जाते हैं। उनका क्या हो जाता है, किसी का 1 क्वेश्चन छूट गया, किसी के 2 छूट गए, किसी के 3 छूट गए, ऐसे छूट जाते हैं। अगर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये रहता है आपका, ये है ना, फिर ये काम आते हैं आपके। कुछ यूपीएससी वाला भी हैं, कुछ साथी हैं शायद, जैसे जगदीश पदम है और कई सारे हैं, वो होंगे ना, तो हाँ वो सिलेक्टेड हैं यार वगैरह हैं, तो उनको भी बुलाएंगे। तो वो जब भी आएंगे ना, वो आपको ना ये सुझाव देंगे, ये बोलेंगे कि आपका ना ऐसा कभी नहीं होता कि 450 वर्ड है। मैं आपकी कॉपी चेक करता हूँ, मैं कोई गिनता थोड़े ना हूँ, एक लमसम आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने इतने समय में इतने लिखे हैं वर्ड। तो आप क्या करें ना, कुछ तो लिख दें आप इस तरह के। ये है, आपने ये लिखा ना सेकंड वाला, कहाँ से लगा ये कुछ ज्यादा, हाँ ये हो गया। कुछ तो लिख दें आप ऐसे। 8 क्वेश्चन है, 8 में से मान लो 5 आपने ऐसे लिख दिए। 3 क्वेश्चन में आपके पास समय कम रह गया, 3 क्वेश्चन आपने ये लिख दिया, मोनोटोनस टूट जाएगा कॉपी में। आपको टाइम कम है, तुरंत ये डायग्राम बनाया आपने, लिख दिया, इसकी ये चुनौतियां हैं, तुरंत डायग्राम बनाया, जैसे महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी स्कीम चलाई गई, तुरंत लिख दिया। मैप बनाया, इंडिया चाइना के ऊपर आ जाए, इंडिया चाइना का तुरंत मैप बनाया, छोटा नागपुर पठार के बारे में आ जाए, संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह के बारे में आए, तुरंत मैप बना दिया, बस दिखा दिया यहाँ। इससे क्या रहेगा ना, इससे ना आपकी कॉपी ना, जिसको बोलते हैं ना, कभी आप ना आगे सुनना, तो मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, चीजें आपको काफी चीजें नई नई सुनने को मिलेंगी। एक बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, या कभी किसी ने सुना हो, इसको हिंदी में इसका तो उटपटांग अर्थ हो जाएगा बक्से से बाहर की थिंकिंग। यानी कि इसको ये बोलते हैं जो बाकी लोग, जो बाकी स्टूडेंट सोच रहे हैं उससे बाहर की सोच, यानी कुछ नया, इसको बोलते हैं। इसको अगर इसका हिंदी में लिखा जाए तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, नवोन्मेष, इनोवेशन। इनोवेशन यानी होता है ना, देखिए आप सब बैठे हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आप सब पेपर देने जाएंगे, सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, और भी स्टूडेंट काफी संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको भी एक ही टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाले हम ही हैं। ऐसी क्या कारण है कि कुछ बच्चों का होता है, कुछ का नहीं होता है, और कुछ बच्चों का लगातार होता रहता है। एक बार इसमें हो गया, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे, उनका यूपी निकल गया, यूपीएससी निकल गया, बीपीएससी निकल गया, सारे निकल जाते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे ना हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, तो ऐसे क्या होगा, हो सकता है सबका भी हो जाए। वहां पर मैं ये बता रहा हूँ, देखिए क्या होगा ना, वहां जो कॉपियां होती है ना,
वो पीओ में क्या होगा, आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। अब ये तो क्या होगा ना, ये वाला है, आप सारे के सारे ना इकट्ठे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। कंटेंट आप सब ने इकट्ठा तैयार कर लिया, सब ने इकट्ठा मिलके तैयार कर लिया, सर ने पढ़ाया, सर के नोट्स हैं, संस्थान में जो करवाया संस्थान के नोट्स है, सब है, करंट अफेयर से लिंक करना सीख दिया। इंट्रो में क्या आएगा, आप डेफिनेशन से शुरू कर रहे हो सकता है, आपको क्या पता पेपर के टाइम आप डेफिनेशन से शुरू करेंगे या आप इसको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे इंट्रो को। हो सकता है आप इस तरह लाइनिंग में लिखे उसी क्वेश्चन को, आप में से कोई ऐसी लाइनिंग में लिखे, हो सकता है उसी क्वेश्चन को आप पेपर में बैठे दूसरे के दिमाग में ये आ जाए, उसको आ जाए अरे यहाँ तो मैं बना देना चाहिए, यहाँ तो मुझे इस तरह का डायग्राम बना देना चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसे करके ऐसे बना देना चाहिए। ये ऑन द स्पॉट होती है, ये इसको कोई सिखा ही नहीं सकता, इसको सिर्फ हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर करना तो आपका काम है, आपका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा वो तो आप ही जानते हैं ना। जैसे एक मैं क्वेश्चन एक बोलता हूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये था कौन सा टॉपिक, जैसे इसी का था सूफीज्म के ऊपर आ जाए, तो सूफीज्म से आज क्या पढ़ाया गया, आप में से कोई बताइए, खड़ा होकर कोई भी बता। हाँ क्या पढ़ाया है बड़े भक्ति मूवमेंट में। ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपका संडे का पेपर में यही क्वेश्चन आए, तो बोलेंगे सर ने पहले लिख कर दिया है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भक्ति भक्ति मूवमेंट है, इसके उदय और इसके प्रभाव और इससे संबंधित संतों के बारे में वर्णन कीजिए या इनकी चर्चा कीजिए। क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, डिस्क्राइब कोज एंड इफेक्ट एंड इवोल्यूशन रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट, तो इस तरह का आ जाए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना अब एक एक स्टूडेंट है वो क्या करेगा ना, आप में से हो सकता है आपने ऐसे पॉइंट में बता दिया है, क्योंकि पहला था इसके इवोल्यूशन का उद्भव, इसके पॉइंट सब पॉइंट है। दूसरा हो सकता है स्टूडेंट इसी को ऐसे करके ऐसे लिख दे, किसी ने हाथ थोड़ी नहीं पकड़ रखा, क्या पता किसका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा वो नहीं पता होता, ऑन द स्पॉट होता है वो। और यहाँ तो जैसे जानबूझ कर ना आपको अनंत टाइम दिया जाता है, जैसे आप टेस्ट सीरीज लेवल पर चले जाएंगे ना 3 घंटे से ज्यादा आपको टाइम ही नहीं देंगे, जब कम टाइम होता है और आंसर लिखना होता है। पता है संसार में कोई ऐसा नहीं बना है कि जो अनंत समय तक, कोई शक्तिमान थोड़ी ना है, एक व्यक्ति 1 मिनट में 20 शब्द से ज्यादा नहीं लिख पाता है, याद रखना। कोई इसको 18 वर्ड लिखता है, कोई इसको 22 वर्ड में लिखता है। आप लिखना 1 मिनट में ना, घड़ी का 1 मिनट नोट करना और आप ये देखना कितने वर्ड लिखेंगे। अगर आप कोई आपको आ रहा है कोई चीज, तो हो सकता है कि आप इसको 22 वर्ड लिख दें, 25 लिख दें। अगर किसी भी आंसर को आप सोचने बैठे ना, पता लगा 1 मिनट तो आपने सोचने में गवा दिया। ऑन एन एवरेज ये माना गया है कि 20 वर्ड लिखता है। 450 वर्ड का मैंने बताया, आप कैलकुलेट कर ले आपका माइंड कितने फास्ट लेवल पर काम करना चाहिए, मैं इसमें किस लेवल पर आप काम करेंगे और किस लेवल पर आपके थिंकिंग काम करेंगे। देखिए 450 वर्ड के 8 क्वेश्चन आते हैं, हम ये मान लेते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया ना, 7 नंबर 8 नंबर वाले हमने डिवाइड कर दिया इसको, एक क्वेश्चन को जो 38 वाला है उसको हमने 7 8 करके 5 खंड में डिवाइड कर दिया, वो आपको मीन्स में मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ 450 वर्ड के 8 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने वर्ड लिखने हो गए, 3600 ये लिखने हो गए ना। आप नोट करते जाइए, ये क्लास ऐसे नहीं है सारी चीजें आप भूल जाएंगे, ये हर पहलू का आपको ना मेंस में जरूरत पड़ने वाली, आपको हर टेस्ट सीरीज में, आपके हर मेंटरशिप प्रोग्राम में जगह जगह जरूरत पड़ेगी, फिर आप पूछते फिरना कि सर ये नहीं हो पा रहा है इस तरह। आप ऐसा करें, फोन निकाले, इसका फोटो खींच ले और इसकी तरफ से लिख के लाना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, इसका ना फोटो खींच लेना और मुझे ना कल सारे लिख के ये चेक करवाना, जितने भी बोर्ड पर चढ़ाए गए ना सबका फोटो खींच लो आप।
ठीक है, ये है ना, देखो ये आपने एक कितने लिखे हैं, आपको 3 घंटे का टाइम मिला है, 3 घंटे है, 180 मिनट हो गया ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 3 घंटे में 180 मिनट है, 180 मिनट में आपको कितने वर्ड लिखने हैं, 3600, कितने है डिवाइड बाय 180, 0 से 0 गया, 8 दूनी 16, 20 वर्ड, समझ गए, 20 वर्ड में से आपके हर आपके कितने वर्ड खा जाएंगे, कितने मिनट खा जाएंगे, मैंने क्या बोला, कम से कम 8 क्वेश्चन है, 8 मिनट तो आपको सोचने का लगेगा, ऐसे तो है नहीं कि भाई बोल आ गई और आपने तुरंत रिप्लाई किया, हर एक क्वेश्चन को आपको सोचेंगे तो सही कि भाई इसके ऊपर क्या लिखना है, तो हर क्वेश्चन पर ये मैं मानता हूँ कि ऑन एन एवरेज 10 मिनट आपके चले जाएंगे। पॉलिटी वाले देखना इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले मिलेंगे, हिस्ट्री के भी आपको कुछ सिंपल मिलेंगे, कुछ अच्छे खासे वैसे मिलेंगे, पहले वाले पेपर का जब सेकंड पार्ट होगा ना उसमें अच्छे खासे मिलेंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट के, डीआई वाले अच्छे खासे मिलेंगे। तो मैं ये मानता हूँ 10 मिनट आपके सोचने में चले गए, 10 मिनट कोई पानी पकड़ाने वाले या फिर कोई ये है पानी पकड़ाने वाला या फिर पेपर पर सिग्नेचर करवाते वो खा गया, 20 मिनट 15 से 20 मिनट में मान लेता हूँ, 20 मिनट आपके चले गए, 20 मिनट जब आपके चले जाएंगे तो हर मिनट में आपके कितने हैं, 20 शब्द से तो ज्यादा आप लिख ही नहीं पाएंगे। आज जाकर ना आपका काम होमवर्क यही है, 1 मिनट में कैलकुलेट करना कि आप कितने वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लो आप होमवर्क क्या है, आंसर राइटिंग का ये खेल है, आप शुरू करो इसको, एक वर्ड 1 मिनट में आपको नोट करना है और इसको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करके देखना कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड आएगी कितने वर्ड पर आएगी। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब क्या होगा, आपको कितने मिले, आपको तो 20 वर्ड भी आप नहीं लिख पाएंगे, वहां पर आपका पता है ना, वहां पर आपको ये काम आएंगे जो मैंने बताया ना, ये काम आएंगे, सूफिज्म है, सूफिज्म का इवोल्यूशन, आपने 1 पॉइंट लिखा, 2 3 4 ऐसे लिख दिए, इसके बाद आपने क्या इवोल्यूशन है इसका इंडिया में, इसका सेपरेट हुआ, कैसे कहाँ पर हुआ, हो सकता है आपने इंडिया का मैप बनाकर ऐसे ऐसे लिख दिया हो, इसके साथ पर इसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कहाँ पर उत्तर भारत में कहाँ पर फैला, दक्षिण भारत में कैसे गया, इस तरह फिर इससे रिलेटेड जो आपके थिंकर हैं, जो आपने यहाँ पर है थिंकर हैं, जो इसके थिंकर हैं, थिंकर यानी इसके विचारक हैं, कौन कौन विचारक है, किन्होंने क्या क्या इसके बारे में बातें कही, उसको ना एक वर्ड में आप, टाइम होता है ऐसे करके आप लिख देना, या तो ऐसे करके आपने एक का नाम लिखा चिश्ती, इसके बारे में इसके डिटेल में लिख दिया, या फिर आपने यहाँ कुछ नाम लिख दिए, फिर एक एक का उठाया, इसको ऐसे हेडिंग में बना आप लिखते गए, इससे ना आपका कॉपी भी पूरी भर जाएगी और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, और वो तुरंत ना उसको इतना अच्छा उसको इतना अच्छा रहेगा, उसका देखो कितना टाइम बच जाएगा, वो तुरंत नंबर देता जाएगा, आप चाहे न चाहे वो नंबर देता जाएगा, और आपका कोई ना कोई पहली बार में रैंक लग जाएगी, ये बात श्योर है। ठीक है, अभी डिटेल में ना मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ बता दिया है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल में ना अभी काफी क्लासेज होंगी उनमें चर्चा करेंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक? कुछ पूछना है? ठीक है, तो क्लास ओवर होती है आपकी, इसको रिलेटेड अगर आपको फोटो खींचने हैं तो इसको स्लाइड को बैक करके आप फोटो खींच लेना, ऋतिक आ जाएगा, या फिर आपको इसका वीडियो भी आपको वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे खींच लेना।